अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। 9 मई के हवाले से 60 मुल्ज़िमान जिनके सज़ाएँ अभी रहती थी, आज उनके हवाले से भी सज़ाओं की अनाउंसमेंट हो गई, और जिसमें सबसे बड़ा नाम, मेरे ख्याल में सबसे प्रोमिनेंट नाम जो है वो इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याजी साहब, उन्हें भी जो है वो 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इसके साथ साथ एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, उनका नाम भी जो है वो सज़ा याफ्ता इन अफराद के अंदर शामिल है। और साथ ही साथ ISPR की प्रेस रिलीज ये भी कहती है कि अब ये तमाम अफराद जो हैं, जिनकी टोटल तादाद अब 85 बनती है, वो उन्हें अब ये सज़ाएँ हो गई हैं, और अब ये मुख्तलिफ जेलों में ट्रांसफ़र या तो हो रहे हैं या तकरीबन हो चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जब 25 अफराद के हवाले से पहले सज़ाएँ सुनाई गई थी, तो उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, अमेरिका, उनकी जानिब से बड़ी तशवीश का इजहार किया गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन ट्रायल्स के बाद इन 25 अफराद को सजाएं दी गई हैं, और हम बड़े कंसर्न के साथ इस मामला को देख रहे हैं। ख़ास तौर पे आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया के बहुत से अफराद ने भी इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया कि ये जो भी तरीक़ाकार हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोसेस रुका नहीं, और आज बिलाखिर उन अदालतों ने, मिलिट्री कोर्ट्स ने जो सज़ाएँ सुनाई थी, उन्हें भी आज अनाउंस कर दिया गया। क्या इसे कहा जा सकता है कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि किसी किस्म का भी दबाव अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आता भी है, जिस तरह एक इंप्रेशन बन रहा है पिछले कई दिनों से, तो उस दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी सूरत भी। और जैसे फैसले हुए हैं इस मुल्क को चलाने के हवाले से, चाहे वो गवर्नेंस के हवाले से हो, अदलिया के हवाले से हो, या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, वो सिस्टम वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। ये क्या सिग्निफाई करता है? और ये ज़हन में रखिएगा कि पहले जो प्रेस रिलीज आई थी, जब 25 अफराद को सजाएं अनाउंस हुई थी, तो उसके अंदर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें कहा गया था कि 9 मई के प्लानर्स और जो बैकर्स थे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि इसका इशारा जो है वो इमरान खान साहब या PTI की दीगर लीडरशिप की तरफ है। तो क्या अब अगला नंबर उनका आएगा? तफसील से इस पर बात करेंगे। अपने पैनल्स का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तीनों मेहमान आज मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इशार राना साहब, जहाँ से बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब, मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, हमारे दोस्त और हम न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ शिराज हसनात साहब। शिराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राना साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। सर, ये 9 मई बड़ी देर से ये सिलसिला चल रहा था, अब ये मंतकी अंजाम तक पहुंच गया, 85 अफराद को सजाएं हो गई। ये गाड़ी यहीं तक रुकेगी या अभी गाड़ी ने मजीद सफ़र करना? चलिए, मेरे तो ख्याल में अगर ये इस तरह होता ना कि पहले जो जिनके ये ISPR की प्रेस रिलीज में भी है कि जो इनके पीछे असल लोग हैं, हैंडलर, उनको नहीं छोड़ा जाए, ठीक है, उनको सज़ा होती, पहले होनी चाहिए, उन्हें होनी चाहिए। ठीक है, ये तो वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं या लोग हैं। मेरी ज़ाती राय में अगर रियासत इस तरह करती कि जो बराए रास्त जिम्मेदार थे उन्हें सज़ा दे देती, और दिल बड़ा करके वो कहती कि इनको तो बहकाया गया, वर्गलाया गया, जो हमारा एक वो भी है, नैरेटिव भी है कि इन लोगों को वर्गलाया गया, और इनके लिए ये कौम के बच्चे थे, जवान थे, इनके बड़े फ्यूचर थे, तो इनको अगर नरमी कर दी जाती। ब्रिगेडियर साहब भी है सर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब। मैं उनके तो नहीं कह रहा, वो तो वो भी कौम के बच्चे हैं। अगर आप बड़े बच्चे तो नहीं हो तो बहुत बड़े बच्चे होंगे ना, लेकिन मैं तो इन छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो एक अच्छा तासुर बनता, और मेरा हाल है कि एक फिजा भी अच्छी बनती पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी चीज़ ये जो आपने इंट्रो में कही कि यूरोप और ये वो सारे, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग है कि हमारी जो मौजूदा क़यादत है वो ये समझती है कि शायद जितना प्रेशर आना है वो तो आना है, उससे पहले पहले हम अपनी जो चीज़ें वो क्लियर कर लें। जो 9 मई के मुलजिम हैं उनको एक दफ़ा अपने एंड से हम सज़ा दें। कल अगर ये रोल बैक करना पड़ गया, फिर वो तो पहली दफ़ा होगा कोई नहीं। अगर रोल बैक करना पड़ गया तो ज़्यादा बेइज्जती नहीं होगी कि पहले सजाएं दे दी और उसके बाद जब प्रेशर आया तो सारा कुछ लपेटो वापस? नहीं, वो देखें, वो ये सारा कुछ अगर रोल बैक भी करेंगे तो ये कोई प्रेस रिलीज थोड़ी आएगी कि सजाएं माफ़ होंगी तो अदालतों की थ्रू, अपीलों में होगी। ठीक है ना, जैसे मियां साहब को 10 साल की हाईजैकिंग पे हुई, फिर अदालतों ने उन्हें बरी कर दिया। ठीक है, तो वो रास्ते तो खुले हुए हैं। हमारी अदालतें बड़ी मुखैर हैं, अल्लाह का शुक्र है, इंसाफ देने और इंसाफ लेने में किसी से पीछे नहीं है, तो वो तो वापस हो जाएगी। ये 85 अफराद के साथ इंसाफ हुआ है आपके ख्याल में? ये तो अब जब सिविल कोर्ट्स के अंदर मामला जाएगा और वहां भी उन्हें आजादाना अपना केस डिफेंड करने का मौका मिलेगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे भी तो मिला है इनको वकील। मेरा ख्याल है कि मेरी जाती राय है कि जब एक इदारे का एक नैरेटिव हो
तो फिर उस अदारे के तहत जितना भी काम होता है उस नैरेटिव के तहत ही चल रहा होता है। ठीक है ना, तो उसमें गुंजाइश होती है, गुंजाइश होती है। ठीक है, लेकिन ये कि जब अब ये इम्तहान है हमारी सिविल अदालतों का कि वो भी देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ठीक हुई या नहीं, ठीक हुई या नहीं हुई। मलिक साहब और एक जुमला और, आई एम सॉरी, सॉरी, मैं ये कहता हूं कि हो सकता है इन्होंने किया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो किया, सकता क्या किया हो। 9 मई के अंदर इन्होंने ये तोड़ फोड़, ये सारा कुछ जो उन पे इल्जामात लगे वो लगे हों, लेकिन अगर इसे किसी बेहतर शफाफियत से कर दिया जाता तो शायद इस तरह उंगलियां ना उठती। अगर इन्होंने किया था तो वो सिविल अदालतें भी सजा दे सकती थी और एक उंगली भी नहीं उठती, शोर भी नहीं मचता। तो मेरा ख्याल है कि कहीं थोड़ा सा इसे बेहतर मैनेज किया जा सकता था। ये मलिक साहब बड़ी देर से इंतजार किया जा रहा था सर, हम लोग भी ये शिकायत करते थे कि भाई वो 9 मई के हवाले से कोई फैसला करें, वो ख़त्म करें इस चीज़ को। अब अल्टीमेटली 85 अफराद को होगी, लेकिन राना साहब की गुफ्तगू आपसे उन्होंने कहा ये प्रोसेस अगर ज़्यादा शफाफ होता तो उंगलियां ना उठती, लेकिन उंगलियां उठी हैं इस प्रोसेस पे। शुक्रिया मंसूर साहब, कोई नई चीज़ तो नहीं हुई। आर्मी एक्ट 1952 के तहत ये सज़ाएँ पहले भी होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पौने 4 साल दौर में 180 से ज़्यादा लोगों को सज़ाएँ हुई, मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए हुई। ये आपके आइन और कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनती हैं, हर दौरे हुकूमत में बनती रही, 1972 से लेकर आज तक चल रही हैं। उसके बाद से जितने फ़ैसले हुए हैं, किसी ने कभी नहीं कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो फ़ैसले जो है हमारे दुरुस्त नहीं हुए। सवाल ये पैदा होता है कि हर सियासी जमात ये समझती है कि उसे इतना रिलीफ मिले कि वो जो मर्ज़ी कर ले, उसे कोई पूछने वाला ना। अब ये अक्सर जब से 9 मई हुआ क्या कहा जाता था, हम लोग नहीं हैं इसमें, मुलव्वस ही नहीं है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जी। ये सारे लोग जिनको सजाएं हुई हैं पूरी एविडेंस के साथ हुई हैं जी, कि ये फ़लाँ साहब फ़लाँ जगह मौजूद थे, ये काम कर रहे थे, इनके हाथ में डंडा था, इनके हाथ में बंदूक थी। जो ISI फैसलाबाद दफ्तर के ऊपर जिसने हमला की, इसको सज़ा हुई, उसके मुसल्ला आदमी था, फायरिंग। वो जो ब्रिगेडियर साहब है, मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोट कर रहा था, जिन्हें आज सज़ा हुई है, वो अपनी वीडियो खुद बना रहे थे, अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ के ना कोर कमांडर हाउस में खड़े होके तो अपनी वीडियो खुद बना रहे थे कि देखें मैं इस वक्त यहाँ पे घूम रहा हूँ और ये मियां वाली बेस के अंदर वो एविडेंस खुद तैयार कर रहे हैं। मियां वाली बेस खाते पे देखिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी करते हैं। एक शख्स क्या पाकिस्तान के जो बाकी लोग थे, जो कोई नहीं गया PF बेस पे हमला करने, उसको सजा तो नहीं हुई। किसी ऐसे बंदे को सजा हुई इन पूरे 85 लोगों में से कि जो कि जी मैं घर बैठा हुआ था, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मुझे सजा सुना दी गई। ठीक है, जब आप मिलिट्री तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, जाके वहाँ पे इंतशार फैलाएंगे, आग लगाएंगे, फायरिंग करेंगे, आपको सजाएं होंगी। और ये जो कहना कि ये जी बच्चे थे, ठीक है मान लिया, लेकिन ये कौन से बच्चे थे कि जिनको कहा गया कि आप कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ करें, आग लगा दें? ये कौन से बच्चे थे जो क्लशनकोफ लेके निकले, जिन्होंने जाके पेशावर के अंदर आप फायरिंग के वाक़यात आपको नजर आते हैं सारे। लेकिन ये बच्चे एक एतराज़ भी करते हैं, वो ये है। अच्छा पहले आप पूरी बात कर लें, फिर मैं अगला अब सवाल ये पैदा होता है कि जी कुछ लोगों को एक बड़ा 2-3 बड़े बुनियादी सवाल जो PTI उठाती है, वो कहती है जी कि कुछ लोगों को माफ़ कर दिया गया, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें माफ़ कर दिया गया। तो इमरान खान साहब से पहले रोज़ से क्या कहा जा रहा है? 9 मई के वाक़यात में अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें कि हमसे ये गलत हुआ, ये मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है DG ISPR की, कि अगर इस बात को तस्लीम कर लें कि हमसे ये गलती हुई तो रियासत का बड़ा दिल होता है, रियासत माफ़ करने को तैयार है। लेकिन आपने माफ़ी मांगी कब है? आप तो डटे हुए नहीं कि जी हमारे लोग ही नहीं है, हम ये करने वाले नहीं। पैकेज सिर्फ ये नहीं है ना सर, मैं गुजारिश करूँ, पैकेज ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें माफ़ी दे दें, और उसमें भी मैं आज से जो है वो फलां जमात के अंदर में जा रहा हूं। मेरे गुजारिश कई लोग ऐसे हैं, फवाद चौधरी साहब तो किसी जमात में नहीं गए, बड़े लोग ऐसे जो हैं वो किसी जमात में नहीं गए। साबिक गवर्नर जो सिंध थे इमरान इस्माइल साहब किसी सियासी जमात में नहीं गए। जैदी साहब अब भी कहते हैं मैं किसी जमात में नहीं हूँ, अली जैदी साहब, लेकिन उन्होंने उसके बाद पार्टी छोड़ दी। ठीक है, ये दबाव मौजूद था। दूसरा ये कहा जाता है जी कि ये कोई टेररिस्ट थे। मैं 2 सवालों के जवाब आपसे अर्ज कर दूँ कि जी वो जो 180 जो लोगों को सजाएं हमारे ज़माने में वो टेररिस्ट थे। टेररिस्ट कौन होता है? इंसदाद दहशत गर्दी की आप तशरीह पढ़ लीजिए, कोई शख्स भी, कोई सिविलियन भी, आम आदमी भी सड़क पर खड़ा होकर फायरिंग करे क्लशनकोफ से या किसी वेपन से, उससे खौफ व हरास फैल जाए, वो दहशत गर्दी की ज़ुमरे में आता है। ठीक है, कुजा ये कि वो जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर ISI के दफातर के ऊपर हमला कर दे, इससे बड़ी दहशत गर्दी क्या हो? लेकिन राना साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब गरीब के बच्चे को तो चले सजाएं हो गई, इससे पहले अमीर के बच्चे को होनी चाहिए। खदीजा शाह कैसे हैं प्रिजनर कमेटी में? मेरी गुजारिश है, देखिए इमरान खान साहब का केस भी नहीं गया, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं गए। मिलिट्री कोर्ट्स में केस जाने का जो प्रोसीजर है वो मैं अर्ज कर दूं, वो ये है कि आपकी कोर्ट्स रेफर करती हैं केसेस कि ये एविडेंस, इसका ये एविडेंस है, इसका ये एविडेंस है। वो केसेस उस रेफरल की बुनियाद पे उन कोर्ट्स में जाएंगे।
हो सकता है कल इमरान खान का केस भी चला जाए, हो सकता है किसी और का भी केस चला जाए, लेकिन ये एविडेंस की बुनियाद पे जाके फैसले होंगे मिलिट्री। एविडेंस अड़े हाथों रास्ते की रुकावट बन रहा है या सियासत बन रही है? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए, अगर इमरान खान साहब कहा जाए, इमरान खान साहब को आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इंसाइट किया लोगों को। इमरान खान साहब मौके पे मौजूद नहीं है। अच्छा, वो जेल में है। तो इंसाइट करना, इंसाइट करने के जुर्म शायद उनके अलग केस चलेगा, उनके ऊपर चल भी रहा है, उनके ऊपर फर्द जुर्म भी लग गई है। ठीक है, इंसाइटमेंट को अगर आप किसी उसी तरीके से देखेंगे तो शायद और किसी सजा। बाकी रही जो अपील की बात की जा रही है, ये अपील किस पे होगी? अपील इसकी हो सकती है एरर ऑफ जजमेंट के ऊपर, कि आपने जो जजमेंट दी है इसमें एरर क्या है। अगर आपके पास शवाहिद पूरे हैं, आपने वहां तस्लीम किया, हाँ मैं ही था, में भी हो सकती है। मैं उसमें गर्ज करूं क्या ये मुकदमा क्या ये मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए था या नहीं? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि ये कंडीशनल सजाएं सुना दें, तो वही मैं कह रहा हूं, कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं, मैं अर्ज करूं कंडीशनल सजाएं तो होगी, लेकिन ये इन केसेस की जो अपील है वो एरर ऑफ जजमेंट भी होगी। हमेशा ट्रायल कोर्ट की जो अपील होती है वो एरर ऑफ जजमेंट पे होती है, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं। अगेन मैं ये कह रहा हूं, प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट जो है वो गो अहेड दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक ऑर्डर दे दिया कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स एक्चुअली इस मामले पे बनते ही नहीं थे, तो सारी की सारी सजाएं उड़ गई। केसेस रेफर अच्छा नहीं, लेकिन मंसूर साहब इसमें एक सवाल मलिक साहब भी कि जिनको सजाएं हो गई और वो उन्होंने भुगत ली, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि ये तो सजाएं और ये सारा कुछ इस सिस्टम नहीं था, तो उन बेचारों का क्या कसूर होगा? ये पाकिस्तान में पहली बार थोड़ा होना, पहली बार थोड़ी नहीं, लेकिन ये फिर अदालतों को सोचना चाहिए ना। ये आपके सुप्रीम कोर्ट को तो सोचना चाहिए। कानून के अंदर ये सुकम, इसमें हम बहस भी कर सकते हैं। एक शख्स को आप गिरफ्तार करते हैं मर्डर केस में, वो 12 साल जेल रहता है या 12 साल की सजा भुगत रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट से जाके माफ कर ये केसेस हैं मलिक साहब, केसेस हैं। हाँ, 12 साल बाद वो माफ हो जाता है कि जिन्हें आपका सुप्रीम कोर्ट उसको केस को उड़ा दिया, तो फिर कल वो 12 साल का हिसाब मांगेगा। नहीं मलिक साहब, लेकिन ये डिफरेंट मामला है, ये वो डकैती या चोरी का मामला नहीं है। ये तो एक ऐसा मसला है जिसपे पूरी कौम स्टक अप हुई हुई है, और इसका जो फैसला है वो पाकिस्तान की तारीख पे हमेशा असरअंदाज होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं इस बात की नजर आ रहा है कि भाई ये सजा हो गई, 2 साल उसने सजा भुगत ली, 2 साल बाद आप कहते हैं कि ये तो प्रोसीजर ही गलत था, तो वो 2 साल जो आपने किसी बंदे को टांग दिया अपनी खामोशी के साथ, वो उसका कोई सुप्रीम कोर्ट के रास्ता नहीं है। यही सवाल जाके नवाज शरीफ से भी पूछना चाहिए। ये सवाल जाके नवाज शरीफ से भी पूछना चाहिए कि जब बाद में जाके उनके केसेस चलते हैं और बाद में उनको जो रिलीफ मिलता है तो बताया जाता है कि नहीं जनाब, आपके ऊपर जो इल्जामात लगे थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से वो तो ठीक ही नहीं थे। तो नवाज शरीफ को जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकाला, नवाज शरीफ को जो सजा सुना दी गई और सब कुछ हुआ, और जिस तरह 2018 के इलेक्शन हुए, मेरे ख्याल में फिर अदलिया में से किसी को जाकर जवाब देना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ है या कोई भी हो। चले नवाज शरीफ को इतना तो हम करते ना कि हम कान पकड़ के कहते हैं जी माफी दे दो, सानू गलती हो गई थी, लेकिन इन बच्चों से कौन ऐसे माफी मांगेगा? इन बच्चों से कौन ऐसा एक्सक्यूज करेगा? कोई भी नहीं करता। ये फैक्ट है और होना चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है, होना चाहिए। शिराज साहब, सर ये जो कुछ भी हुआ है, ये 85 अफराद को, इसमें टेक्निकलिटीज राना साहब ने सही पिन पॉइंट की हैं कि वाकई ये टेक्निकलिटीज मौजूद हैं। असल बात ये होती है कि एक बड़ा सानिया अगर हो, उसके बाद अदलिया हरकत में आए, सजाएं दें, एंड देन कंट्रीज मूव ऑन कि हाँ जी अब हो गया है, ये चैप्टर बंद हो गया है, अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या इस सारे सजाओं के अनाउंसमेंट्स के बाद ये मुल्क अब 9 मई से आगे बढ़ेगा? थैंक यू मंसूर साहब। हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि ताकत स्ट्रेटेजी नहीं होती, स्ट्रेटेजी का हिस्सा होती है। हम इस चीज को ये रियलाइज नहीं कर पा रहे। हम समझ रहे हैं कि डंडे के जोर पे, ताकत के जरिए हम जो करना चाहेंगे कर लेंगे। मलिक साहब ने सही बात की कि मैजिस्ट्रेट उन केसेस को हैंड ओवर करता है आर्मी कोर्ट्स के, मगर आज तक किसी एक मैजिस्ट्रेट को बाय विलिंगली अगर कोई केस आर्मी कोर्ट को उसकी विल से ट्रांसफर हुआ है तो नहीं। सबको पता है कि किस तरह केसेस ट्रांसफर किए जाते हैं, किस तरह केसेस ट्रांसफर होते हैं, कहां से डायरेक्शंस आती हैं। तो ये तो केस ही यहां पे खत्म हो गया। दूसरी बात, अभी तक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो फेयर ट्रायल के ऊपर है, इन मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि जिनके लवाहिकीन जिनको सजाएं हुई हैं वो आज भी एलेज करते हैं कि उन्हें कहीं पे फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, कहीं पे कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसी चीजें नहीं है। आज जब ये जजमेंट रिलीज हुई है, इससे एक दिन पहले मुल्जिमों को ऑलरेडी जेल्स में ट्रांसफर किया जा चुका है। इसका मतलब है ये जजमेंट पहले हो चुकी थी और मुल्जिमों को ट्रांसफर किया जा चुका था। आज मौका देखा, उसको रिलीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं रिलीज हुई, आज प्रेस रिलीज हुई, यानी जजमेंट वाज ऑलरेडी गिवन अर्लियर। जजमेंट वाज गिवन, एग्जैक्टली। बिल्कुल उसी तरह मैं आपको छोटी सी बात एक शेयर कर लेता हूं। आपने अच्छा नुक्ता उठाया। जनरल फैज के हवाले से जब अभी आई ना, जो पिछली प्रेस रिलीज आई कि जनाब उनके अगेंस्ट ये चार्जेस जो हैं वो लग गए हैं, चार्जशीट उन्हें कर दिया गया है। एक्चुअली उन्हें चार्जशीट एक दिन पहले कर दिया exactly. गया। सो चार्जशीट पीर को किया गया था, अनाउंसमेंट मंगल को हुई थी। दैट्स द पॉइंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकी ये डिसाइड करना है कि आइदर दे आर एलिजिबल और नॉट,
एंड इफ दे आर एलिजिबल फिर उनकी जजमेंट्स फॉल करेंगी। इसके ऊपर भी आगे मार्जिन है। पहली अपील तो जाती है आर्मी चीफ के पास है एंड आर्मी चीफ विल डिसाइड। उसके बाद आपके पास लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं जिसमें ये केस जाएगा। मगर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जो इनका ट्रायल था, फेयर ट्रायल जिसे हम कहते हैं कोट एंड कोट, वो कहीं पे नजर नहीं आया। और जो सजाएं दी गई, देखिए वन ऑफ द मेजर डिमांड इन द जुडिशियल कमीशन इज कि आप जिम्मेदारों का तयन करें। अब जिम्मेदार स्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन की नजर में जिम्मेदार है इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप। उनकी नजर में जिम्मेदार हैं वो हिडन हैंड्स जो कहीं पे नजर नहीं आ रहे, बट वी सॉ दोज नकाब पोश ओवर देयर जो गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो इन्वॉल्व थे। आपने जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं एम सॉरी यूजिंग द नेम ऑफ मुराद राज, मलिक साहब ने कहा फवाद चौधरी किसमें शामिल हुए सबको पता है, इस्माइल साहब किसमें शामिल हुए सबको पता है, जैदी साहब किसमें शामिल हुए सबको पता है। मुराद राज का नाम तो आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। जो आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो फुटेजेस दिखा रहे थे, कोर्ट का मेंशन कर रहे थे, कहां गए? यानी उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने या मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो पॉलिटिशियन को धो दिया। अगर आप माफी मांग ले तो ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट। सो पॉइंट ये था कि क्या माफी मांगी? नहीं वो तो माने ही नहीं ना, बिकॉज व्हेन दे जॉइंड वन पर्टिकुलर पार्टी, द ब्लू आइड बेबी ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट एट दैट टाइम, तो सब कुछ क्लियर हो गया, वो क्लीन शीट मिल गई। तो पॉइंट ये था, कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया गया, उन्होंने नहीं पार्टी चेंज की। जब पार्टी चेंज नहीं की तो हैव टू गो थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। देखें, हमें अंडरस्टैंड करना है कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। 9 मई के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, किसने उनको ट्रिगर किया, कैसे सारी चीजें पिनअप हुई, कैसे सारा कुछ चला, ये मल्टीपल फैक्टर्स है। अभी भी आप सजाएं पे सजाएं दे जा रहे हैं, आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि उसका इंप्रेशन क्या जा रहा है। आप इन कोर्ट्स को अब देखें, 1.5 साल हो गया है, आपके जो पुलिस और बाकी जुडिशरी है उसके पास चालान नहीं प्रेजेंट कर पा रही उन लोगों के जो 9 मई में मुलविस है, जिनके केस सिविलियंस के पास है। ट्रिगर होना बहुत वो जरूरी है देखना। क्या मतलब इससे, ट्रिगर से क्या मुराद? कि ट्रिगर हो गए द पीपल हु गॉट ट्रिगर्ड ओवर देयर, किसने किया, कैसे किया? यास्मीन राशिद की वीडियो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो ये अलेज कर रही हैं या ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस से मत तोड़े, मत करें, फला करें। इधर ही रुक जाए, हाँ। इधर ही रुक जाए। ये आप इस वक्त स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्टूडियो के बाहर जो है कोई भी सियासी लीडर को 500 बंदा ले आता है यहाँ पे, और 500 बंदा लाने के बाद वो बैठ के अनाउंस करता है कि भाईजान स्टूडियो के अंदर कोई ना जाए, अंदर कोई ना जाए। उस 500 में से 100 बंदा फिर भी अंदर घुस जाता है और आके तोड़ देता है, सारा बेड़ा कर देता है। 500 लाने वाले आप, उसी में देखें ना, लाने वाले आप। You have to understand about the pressure tactics. They were there to record their protest against someone. It was not supposed to be attacked over there. देखें क्वेश्चन मार्क हो गया ना। मैं बताता हूँ, where was the police at the time? You know, question mark again. Where was the pickets over there which was over there as well? Why none of the people were standing to stop them? Why nobody was contacting them? ये सारे क्वेश्चन मार्क इन जिम्मेदारों का तयन करेंगे, जिसमें खाली इमरान खान जब बाकियों के ऊपर उस स्टेटमेंट्स की बेस पे जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सकता। वो जिम्मेदारों का तयन होगा कि who provoked them, who was intentionally or unintentionally part of this conspiracy, and then they're going to decide. देखिए, जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, majority of them were vloggers over there who were doing some vlogs, who were showing their presence over there. ब्रिगेडियर साहब vlogger है। ब्रिगेडियर साहब भी तो अपनी फिजिकल सोशल मीडिया प्रेजेंस शो कर रहे थे ना। रिटायर्ड साहब vlogger है। मलिक साहब तो नहीं, वो एक दो लोगों को ना, बाकी लोगों की तो जनरली तो बात देखें ना, एक दो लोगों के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। खदीजा शाह के ऊपर क्या इल्जाम था जिसमें वो क्या था? बिकॉज शी वाज प्रूविंग हरसेल्फ टू बी ओवर देयर। हम यहाँ पे क्या वो किसी तोड़फोड़ में कहीं उनके एविडेंस ऐसे थे? खदीजा शाह पे ये इल्जाम था कि उसने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रोवोक किया। एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट ये है ना कि सोशल मीडिया के जरिए तो जो लोग फिजिकली प्रेजेंस थे, आई एम नेमिंग देम, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर हो गए। और जो लोग अगर प्रोवोक कर रहे हैं, आपने इनका जो एतराज है, देखिए मैं गुजारिश करूं वो ये है कि जनाब, वही मैंने भी इस पे आपसे कहा था कि भाई ये क्या बात हुई कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो फिर आप दूध में धुल जाते हैं। जिसने भी प्रोवोक किया, जिसने भी तकरीर की, उसको भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाना नहीं। प्रोवोक वो सिर्फ प्रोवोक इतना नहीं कह रहे, मैं आपसे वो कह रहे हैं हालात और मलिक साहब एक सेकंड इस पे देखें, ये जो माफी वाला मामला है, अगर फर्ज करे कि मैं एक काम ऐसा करता हूं जिसमें ताजीरात लगती है हमारे आइन की, तो कोई बंदा उसे माफी कैसे दे सकता है? अगर फर्ज करे कानून को हरकत में आना चाहिए, ठीक है ना। अगर फर्ज करे इन सब ने ये सब कुछ किया और ये पाकिस्तान के कानून और आइन के खिलाफ किया सारा कुछ, तो कोई बंदा माफी कैसे दे सकता है? एक जुमला कैसे दे सकता है? माफी दे सकता है, वो कैसे दे सकता है? अदालतें जो है उन्हें क्लियर करें। नहीं, राणा साहब पता क्या कह रहे हैं? राणा साहब ये माफी मांग लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, माफी मांग लो, राणा साहब ये कौन सा तरीका? राणा साहब ये भी बता रहे हैं, राणा साहब हमें ये भी आइडिया दे रहे हैं कि ये जो आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं वो नहीं होना चाहिए। राणा साहब उससे भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इमरान वैसे रिहा होगा भी नहीं, होना मुज़ाकरात के थ्रू होगा भी नहीं। जो आप कह रहे हैं कि कानूनी
फौरी कार्रवाई अगर हो रही है भाई, अगर कोई तो चीज ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो है मुज़ाकरात करने वाले, ये कैसा डिसाइड करेंगे? ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि जो लोग नाजायज पकड़े गए उन्हें घर भेज दिया जाए। ये तो कर सकते हैं कि आइंदा जाली मुकदमात नहीं बनेंगे। ये तो तय कर सकते हैं ना कि अरकाने पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से नहीं उठाया जाएगा। ये तो तय कर सकते हैं कि किसी का वो नहीं खरीदा। डिमांड ये नहीं है, डिमांड ये नहीं है। क्या रियासत पाकिस्तान ने तय नहीं किया था कि बलूचिस्तान में जिन लोगों ने बंदूक उठाई है उनके लिए आम माफी का ऐलान करते हैं? लोगों को माफ किया गया। अभी लेटेस्ट जो केस है वो शाम्बे का केस है। शाम्बे के केस को उसने कितने वाकयात के अंदर वो मुलव्वस था, ठीक है, लेकिन रियासत ने फैसला किया उसे माफ कर दी जाए, उसे स्ट्रीम लाइन में लाया जाए और उसके जरिए जो लोग वहाँ पे इस वक्त रियासत के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं उनको कौमी धारे में शामिल कर लीजिए। रियासत ने यह फैसला किया। बलूचिस्तान में जो सबसे पहले जो जरदारी साहब के ज़माने में हथियार फेंकने का आगाज़ हुआ था वो सारे मुसल्ला लोग थे, रियासत के खिलाफ लड़ रहे थे। रियासतें माफ़ करती हैं। इस केस में भी आर्मी चीफ के पास भी इख्तियार है कि इन सारे लोगों को वो माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनके पास अपील जाएगी और वो लोग कहेंगे जी हमसे गलती हो गई थी, हमने ये गलत डिसीजन किया था, हम गलत जगहों पे चले गए थे, फर्ज का हमें माफ़ कर दीजिए। आर्मी चीफ के पास भी इख्तियार है इसको माफ़ करने का। ये हम कहते हैं जी माफी नहीं होनी चाहिए। भाई अगर एक शख्स सीधे रास्ते पे आ जाए, अल्लाह मियां माफ कर देता है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? नहीं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के फैसले यहाँ पे लेकिन मलिक साहब कानून मलिक साहब यहाँ पे माफी का जो सवाल है ना, वो माफी का सवाल 3 जगहों से है। एक, क्या ये सियासी प्रेशर की वजह से माफियां होंगी? जाहिर बात कि जनाब वो बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो इसके लिए जिस तरह टीएलपी के साथ हुआ है, टीएलपी के साथ भी तो हुआ ना, आप लोगों ने पता नहीं कितने मुकदमे बनाए, सारा कुछ किया आपने, उसके बाद बंदे मार दिए थे। दूसरा जो प्रेशर है वो क्या मगरबी प्रेशर की वजह से आप माफिया देंगे? सर मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए हम इन दोनों चीजों को, और तीसरा फिर ये जो अगर ये कल को हुआ, मतलब जाहिर बात है अब तो हम बात सिर्फ अगर मगर की कर रहे हैं ना, अगर ये कल को हुआ तो भाई ये जो 1 साल पूरा बैठ के बयानिया बनाया कि 9 मई वालों को माफ नहीं किया जाएगा और बहुत से तज्जियाकारों ने, हम 2 चीजों को ना शायद मिक्स कर, आप आज भी ये बात कहते हैं? मेरी गुजारिश कि 9 मई वालों को माफ नहीं किया नहीं, मैं कहता हूं आज भी वो सीधे रास्ते वो वैसे ही माफ कर देना चाहिए। सर सुन ले मेरी गुजारिश सुन, और ये मैंने आज नहीं कहा, ये जो हम कह रहे हैं मैं आपसे, मलिक साहब का सीधा रास्ता है कि वो माफी मांग लें। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधा रास्ता ये है कि वो सियासत के अंदर सियासत की बात करें, वो किसी इनकलाब की बात ना करें, वो कहीं इमारतें गिराने की और इक़्तिदार पे कब्जे की बात ना करें, वो ये ऐलानात ना करें हम पीटीपी पे कब्जा कर चुके हैं, पीएम उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इनकलाब मांगना काबिल सजा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन तो सारी इनकलाब मांगना काबिल सजा जुर्म नहीं है, और अपने राइट के लिए तो इनकलाब अपने राइट के लिए तो मांगे ना। नहीं सर गुजारिश सुन ले, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दुनिया में हमेशा पॉलिटिकल प्रोसीजर के जरिए आते हैं। ठीक है, जहां लोग बंदूक डंडा बरदार उठ के आके पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश, तो वो 8 फरवरी को पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का क्या जवाब दिया? सर वहां एक नई बहस चली जाएगी। मैं पहले इस माफी का बता दूं आपको, ये जो कहा जा रहा है ना प्रेशर अब डेवलप हो गया इंटरनेशनली, इसलिए माफियां हो सकती हैं। आज से मैं तो पूछ रहा हूं, मैं 9 मई के बाद की जो 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डीजीएसपीआर के निकाल लें, उस पर देख लें, उन्होंने बार बार लफ्ज किए हुए हैं कि अगर ये एहसास हो और सच्चे दिल से माफी मांगी जाए, पीटीआई की लीडरशिप माफी मांगे, तब भी इस केस को माफ किया जा सकता है। उस वक्त तो कोई नहीं, वो भी लीडरशिप मांगे। सर गुजारिश जिसने इनके मांगने सर इनके भी बहुत से सबने तो इनकार कर दिया कि हमने ऐसे किया। सर बड़ी बात सुने, इसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं, इनकार जब एविडेंस आपके पास आया, अब तो कई लोग डटे रहे, इनको कई बेचारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठ बैठ के कहते हैं डट जाओ, वो अमेरिका से इमदाद आने वाली है, ये उस चक्कर में मारे जा रहे हैं बेचारे कुछ लोग। मसला ये है कि अगर लोग सच्चे दिल से ये बात तय कर लें कि वो सियासत करेंगे और वो कोई इंतशार की सियासत नहीं करेंगे, माफी रियासत देती रही है, अब भी दे देनी चाहिए। मैं तो अब भी राणा साहब की बात ठीक है, चले अगर मामला आगे बढ़ता है इसमें से किसी को माफी हो जाए, लेकिन ये किसी को इजाजत न दे कि कोई शख्स सियासत के बहाने या इनकलाब के बहाने वो कि जी आज इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। देखिए ना, तसव्वुर कीजिएगा पूरी कंपेन को देखिए, आपके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी सियासी इनकलाब है। ये कौन सा सियासी इनकलाब है कि जी हम वापस नहीं आएंगे, हमारी लाशें दफना दीजिएगा, हमें जनाजे पढ़ दीजिएगा। ठीक, यानी आप इंसाइनमेंट से आगाज कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद का। ठीक, तो मेरे ख्याल में इसकी इजाजत नहीं। उसकी रीजंस है ना, बिकॉज़ यू आर नॉट गिविंग देम जस्टिस व्हिच आर ड्यू ऑन देम, यू आर नॉट गिविंग देम देयर ड्यू राइट। तो उनके पास क्या चॉइस है? मिनिस्टर है, क्या चॉइस है? इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। एग्जैक्टली, जिस तरह केपीके में इलेक्शन उन्होंने जीता और जिस तरह उन्होंने अपना यानी बजोरे बाजू अपना हक लिया, क्या पंजाब में ले सके? आपको नहीं पता कि पंजाब के रिजल्ट्स क्या थे, हाउ इट हैज बीन चेंज्ड? मैं गुजारिश करता हूं, तो बात ये कि यू हैव टू गिव देम देयर ड्यू राइट, दैट्स द पॉइंट। इसका रास्ता भी क्या हो सकता है? इसका रास्ता ये कि अब उस पार्लियामेंट का बाइकाट। तो वो मंसूर ने तो बात की है कि वो 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात अगर वो गारंटी देते हैं, दिस इज मंसूर्स ब्रेकिंग स्टोरी, कि आप 1 साल के अंदर फेयर इलेक्शन, दैट इज अ पिन पॉइंट, फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी देते हैं, तो हम पार्लियामेंट को मौका दे देते हैं। फेयर इलेक्शन पे देखें, हमारे यहाँ तो कोई फेयर इलेक्शन मानते ही नहीं, जो हार जाए होते नहीं है, दैट्स द पॉइंट। मैं सिर्फ रिपीट कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालबा तकरीबन उन्होंने 4 अब तक जो फाइनल किए हैं ना,
ना, उसमें से एक ये है कि या तो हमारा 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें या फिर अगले 1 साल के अंदर जो है नए इलेक्शन। पीटीआई ने 2013 का इलेक्शन माना था, 2013 का इलेक्शन माना था? नहीं, 2018 का माना था। अब किसने? पीटीआई ने। नहीं, पीटीआई का तो वो पीटीआई ने नहीं माना था। नहीं, सर उन्होंने कहा हमारी अक्सरियत इससे डबल थी। तो वो तो कह रहे थे 2024 में नहीं में भी वो वापस पार्लियामेंट में तो आ गए थे ना, मेरी बात आ गए थे ना, वो जीतने के बावजूद नहीं मानते। ठीक, यदि 2018 का इलेक्शन पीटीआई जीत गई तो वो तो सर नून लीग भी जीत के नहीं मानती, इसलिए नून लीग भी कहती है केपी में हमारी सीटें थी, पीटीआई हमारा मसला है। जहां मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं धांधली, किसके खिलाफ धांधली? ठीक, केपी से आ रहे हैं ना, तो फिर पीटीआई ने धांधली की उनके खिलाफ। ठीक, एएनपी कहती है धांधली हुई, फिर पीटीआई ने धांधली की है। पंजाब में पीटीआई कहती है हमारे साथ धांधली। देखिए, विविध सियासी जमातों का हमारा एक वतीरा बन गया है और ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे, जिसका जितना जोर चलता है ना ताकत का, वो चला ले। तो एग्जैक्टली मैं ना मलिक साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि डंडा उठाने से, गोली चलाने से आप तब्दीली नहीं लाते। एक सियासी पॉलिटिकल प्रोसेस है डेमोक्रेटिक। तो 8 फरवरी को लोगों ने वो अपना हक इस्तेमाल किया, ठीक है, आपने उसको माना ही नहीं। फिर लोग क्या करेंगे मुझे बताएं, जब वो अपना एक पॉलिटिकल हक, जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट, और वो जाके एक वो अपना मैंडेट किसी को दे देते हैं और आप उस मैंडेट को नहीं मानते, फिर उसके बाद भी कहते हैं कि आप घरों में आराम से बैठे, बस आपने जो करना था कर लिया, हम आपकी बात नहीं माने। ऐसे नहीं चलता। कानून की जुबान में अगर मुझे राना साहब इजाजत, मैं कानून की जुबान समझा दूं। अगर आपके साथ मुझे ना समझाइएगा, कानून की जुबान बड़ी तगड़ी है पाकिस्तान में। कानून की जुबान दुनिया भर में ये कहती है आपके साथ नाइंसाफी भी हो जाए, आप पुरअमन पीसफुल राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ किसी कोर्ट में जाने को उसको इस्तेमाल करेंगे। आप बंदूक नहीं उठाएंगे। Exactly, that बंदूक ना उठाए, लेकिन पंजाब ने जो कुछ किया है, डेमोक्रेटिक निजाम के खिलाफ क्या किया, फिर थोड़ा सा एक पस मंजर दिखा देता हूं। सूफी मोहम्मद को आपने इतने साल बंद रखा, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों बंद रखा उसको? इसलिए कि वो आपके आइन को और कानून को नहीं मानते, तो कहते मैं फैसला करूंगा। ठीक, इमरान खान से बड़े जलसे स्वाद स्टेडियम में अंदर उन्होंने किए सूफी मोहम्मद ने। एक बड़ी तहरीक थी नफाज शरीद की, उन्होंने नाफिज कर दी। आपने उनको जब बंद करके जेल में मार के फारिग किया। शिराज साहब, मैं जरा शिराज से सवाल करना। शिराज साहब, यहाँ पे अगर रियासती साइड से कुछ गलतियां हुई हैं, आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या गलतियां हुई इस पूरे प्रोसेस के अंदर, विच दे कुड हैव प्लेड बेटर? यस, I believe that they could actually played very well politically, but unfortunately they were a bit aggressive. उर्दू में बताइए। अच्छा जी, थोड़ा सा politically बहुत अच्छा खेल सकते थे, पार्लियामेंट के अंदर खेल सकते थे, अपनी असेंबलीज को नहीं तोड़ सकते थे, खासतौर पे जो पंजाब असेंबली की तोड़ने वाली गलती थी, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच दे हैड डन। मैं पोस्ट 9 मई पूछ रहा हूँ। देखिए, पोस्ट 9 मई के बाद जो चीजें चली, जहां पे उन्हें चाहिए था कि कुछ चीजों को सिस्टमैटिक करते, अनफॉर्चुनेटली वो उन चीजों को सिस्टमैटिक नहीं कर सके। उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि हमें डंडे सोटे के जोर पे ही चीजों को आगे लेके चलना है, और ये कुछ गलतियां थी जो सामने आई। अगर वो इस चीज को रियलाइज करते कि जो लोगों की पावर, जो पीपल, जो स्ट्रीट पावर सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी के पास थी, वो उसको थोड़ा सेंसिबली यूज करते तो चीजें और बेहतर तरीके से हो सकती थी। मगर आपको यह भी जानना है कि 9 मई के बाद उन्हें मौका ही कितना मिला। ये सारी चीजें 9 मई से पहले की थी। 9 मई के बाद रात से ही क्रैकडाउन शुरू हुआ। 9 मई के बाद ही हमें देखा कि किस तरह लोगों को उठाया गया, लोगों को पता नहीं वो कहां था, किस तरह मावरे अदालत और मावरे कानून उनकी धज्जियां उड़ाई गई, लोगों को और खवातीन को उनके घरों में जलील किया गया। किस किस बंदे ने अपने सोशल मीडिया पे अपनी आवाज नहीं उठाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट कहां पे स्टैंड करता था, कितनी बेड़ियां उन पे डाली गई। तो ये सारी वो रियलिटीज थी कि जहां पे मैंने वही कहा ना कि ताकत स्ट्रेटजी नहीं थी। अगर ताकत वाले भी स्ट्रेटजी अपनी ताकत को बनाते और ये अमल पे चलते कि कहीं ना कहीं उन्हें भी सेंसिबली चलना है, ना कि एक पार्टी के अगेंस्ट होना है, तो थिंग्स कुड बी मच बेटर। और उसका फायदा हुआ, पीएमएलएन ने उसको कैच कराया, पीपल्स पार्टी ने कैच कराया। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी आपका मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने कम्युनिकेशन लिंक्स बेहतर करने चाहिए थे, बिल्कुल। चले, मैं इसमें भी आपको खबर दे दूं कि वो कम्युनिकेशन लिंक्स बेहतर हो गए हैं, देर है दुरुस्त है, वो आजकल हो गए हैं। आजकल मजबूरी है ना। हाँ, नहीं मजबूरी है या व्हाटफलां, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये मुज़ाकरात उसकी एक कड़ी है और उसमें पसे पर्दा चंद चीजें आपस में डिसाइड हुई हैं कि फलां जगह के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा, फलां हस्तियों के अफराद के नाम नहीं लिए जाएंगे, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं, टेबल के ऊपर बैठ के नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क जो है ना उसमें चंद चीजें डिसाइड होगी। मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 9 मई के हवाले से आज तकरीबन 60 अफराद को सजाएं सुनाई गई।
पाकिस्तान के अंदर इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, इसी पे बात करें, सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुराना से मैं आज बड़ा हैरान हुआ कि वो जो सजाद बरकी साहब हैं जो अमेरिका में होते हैं, शहबाज गिल साहब होते हैं, इन दोनों ने बैठ के अनाउंस कर दिया कि जनाब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। वो तो इमरान सिविल नाफरमानी शुरू। इमरान खान साहब का जो आज पैगाम है ना, उसमें भी ये है मौजूद। अच्छा, ये बात जुमला है तरसीलात के हवाले से बंद कर दें, स्लो कर दें। मैंने पढ़ा है वो जो स्लो किस तरह होती है, $1000 भेजते हैं। अब ये तो खान साहब को पता होगा, ये टेक्नोलॉजी मैंने तो मैट्रिक जो है ना साइंस से नहीं की थी, मुझे नहीं पता, तो वो मुझे नहीं पता होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये जो आपने कही ना मुज़ाकरात की, देखिए एक बात, स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है, इसे निगेट नहीं कर सकते आप। और पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, इसे भी आप निगेट नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आपने अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, कब तक हम इसी पे खड़े रहेंगे भाई? कब तक इसी का रोना रोते रहेंगे? पाकिस्तान मईशत हमारी तबाही के दाने से आगे निकल गई हुई है। बैनुल अक़वामी तौर पे प्रेशर हम पे इतना बढ़ रहा है कि जब तक हम उसके ऊपर एक बतौर कौम नहीं रद्द-ए-अमल देंगे, हम फंस जाएंगे। तो अगर पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं राब्ते बहाल हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, मैं तो कह रहा हूं इससे अच्छी बात, इसमें उन लोगों की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जो 9 मई के पीछे बोने छुप के उन्होंने मौजे कर ली, मौज मेले कर लिए ना। उन्होंने पूछो भाई आपकी कारकर्दगी जीरो कर, 9 मई देखे जी आप, भाई आप पाकिस्तानी भूखे मर रहे, 9 मई देख लें जी आप, भाई लोगों के पास खाने को नहीं रहा, 9 मई देख लें भाई, इससे निकल जाएं। वो लोग जो 9 मई के शेल्टर में छुप के ये सब कुछ कर रहे थे, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए वो लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने में क्या हर्ज है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट है यार, को बाहर के तो, और ये एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के जो अवाम की राय है उसका एहतराम करने से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मलिक साहब, ये चीजें सर सीखनी पड़ेंगी सर। ये उन्होंने बड़ा अच्छा ये लफ्ज, ये मैंने पहली दफा सुना है, राना साहब ने आज ये नया लफ्ज इंट्रोड्यूस, सियासी एस्टेब्लिशमेंट। ये वेरी गुड। ये देखिए, मैं समझता था ये आप सिर्फ नवाज शरीफ साहब को कह सकते हैं, आज उन्होंने कहा पीटीआई भी सियासी। नहीं, बदल गई एस्टेब्लिशमेंट, वो ये आ गई है, एक जमाने में हुआ करती। हाँ होती थी। देखिए मैंने पहले जैसे अर्ज की ना कि ये तस्लीम करना मैंने और आपका मसला नहीं है, ये इमरान खान का मसला है, ये नवाज शरीफ का मसला है, ये जरदारी साहब का मसला है। अच्छा, इमरान खान साहब तो नहीं मानते नवाज शरीफ जीत गया तो कल, यानी ये हम क्यों अज्यूम कर लिया हुआ है कि खान साहब मान जाएंगे या जरदारी साहब मान जाएंगे? या सियासतदानों का मसला ये है कि वो जीते तो मानते हैं, ना जीते नहीं मानते। ये डस्का का इलेक्शन मैंने छीना था, इमरान खान ने नहीं छीना था। सही। हम क्यों ज़बानें हमारी वहाँ खामोश हो जाती हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन चोरी में मुलव्वस थे? राणा साहब से पूछ लें, क्या नहीं थे? इंतजामिया ने फैसला दिया तो उसके खिलाफ फिर को अड़ा भी। आपने फरमाया डस्का का इलेक्शन चोरी हुआ, पीटीआई ने किया, आपने एक वर्डिक्ट इसके ऊपर दिया। अब मुझे यही वर्डिक्ट जरा 8 फरवरी के बारे में दें। 2024 आपके ख्याल में 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ? 2024 का इलेक्शन भी फेयर नहीं था। 8 फरवरी का 2018 का इलेक्शन भी फेयर नहीं था। 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर नहीं था, उसमें चोरी। 8 फरवरी का इलेक्शन किसका था? देखिए ना, 8 फरवरी का इलेक्शन किसका था? मैं सीटों की बात नहीं करता, लेकिन बाजार ये लगता है कि पीटीआई को लीड हासिल, यानी अच्छा उससे चोरी किया गया। हाँ, मैं सीटों की बात नहीं करता, इतनी वो कहते हैं हमारी 200, चले वो जितनी सीटें उसकी बनती थी उतनी, गुजारिश ये है, मैं वही सीटें बनती थी उतनी नहीं मिली। देखिए ना, उससे कम मिली होंगी, उससे कम मिली। सवाल ये है कि जब आप इसी तरीके से आएंगे लोगों का मैंडेट छीन के, फिर कोई कल आपसे मैंडेट छीनेगा। ठीक है, या तो आप जेन्युइनली जीत कर आते ना। 2018 के इलेक्शन के आज तक पीटीआई मानने को तैयार नहीं कि वफादारी हमने नहीं तब्दील करवाई जी। यानी हत्ता के शहर यार अफरीदी साहब आज कह रहे हैं जो 6 प्रेस करना। अच्छा, एक काम करते हैं ना, 2018 में मैं और आप इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मैंडेट नहीं बनता था, उससे दिलवाया गया, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, लोगों को फोन कॉल करवाया गया। वी एग्री ऑन दैट? बिल्कुल ठीक, ऐसा ठीक। और इसीलिए अगर 2024 में तुम्हारे साथ ये हुआ है तो ठीक हुआ है, ये भी आप ये कह रहे हैं कि अगर क्योंकि 2018 में तुमने इसके झूले लिए थे, उसकी मैं वजह तो 2024 में अब अगर तुम्हें चपेट पड़ी है तो ठीक पड़ी, उसकी मैं वजह बताता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। अब अगर 2025 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और दोबारा पीटीआई के साथ यही होता है, जो हारेगा नहीं होगी या नहीं? जो हारेगा नहीं मानेगा। नाइंसाफी होगी या नहीं होगी? नाइंसाफी किसी भी इलेक्शन में है। हाँ सर, किसी से भी इलेक्शन आप छीने, नाइंसाफी है, लेकिन नहीं मानेंगे। कौन नहीं जो मानेगा? जीतेगा वही मानेगा। मैं कह रहा हूं अगला इलेक्शन मुझसे ले लीजिए, अगला इलेक्शन अगर आज करवा लिया जाए, चलें आज ही हम दिसंबर 2024 साल खत्म होने वाला है, देरी करते हैं आपके एस्टेब्लिशमेंट। आज अगर इलेक्शन करवाए जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी? इमरान खान जेल में है, आज इलेक्शन हो जाए, इमरान खान इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा ठीक है, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं,
2 साल गुजर जाए इलेक्शन के मैदान में, नई चीजें शामिल। 2 साल भी इंतजार करें फिर? देखिए ना, ये तो नहीं होगा खान साहब की सारी उनके कहने पे इलेक्शन हो, उनके कहने पे, खान साहब के कहने पे वो जेल से बाहर आ जाएं, खान साहब के कहने पे सजाएं खत्म, सारा कुछ ही उनके कहने पे हो जाए। फिर तो देखिए ना आप, या तो आपने ना बड़ी कोई आजादाना किस्म की सियासत की होती, जिसको अब ये सियासी एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं ना, ये सियासी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र ठीक है। यानी देखे ना, इसको आप उसको उसमें निकालेंगे तो फिर आप शिराज साहब इतना आसान नहीं है सर, ये राना साहब जो है ना वो ख्वाब दिखा रहे हैं कि भाई ये भी हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। थैंक यू मंसूर, मगर कुछ चीज़ें हैं जो हमें रियलाइज करनी है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने से इलेक्शन जीतने का सिनेरियो और होता है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके इलेक्शन जीतने का सिनेरियो और होता है। 2013 के खिलाफ जाके जीता कौन है? एग्जैक्टली कोई भी नहीं, सो दैट्स द पॉइंट। जीते तो हाँ, बट व्हाट्स द प्रैक्टिकल? 2013 अगेन who was the beneficiary, सबको पता है कौन एस्टेब्लिशमेंट के साथ था। 2018 अगेन उस वक्त पीटीआई किसके साथ थी। 2024 का अगर वो क्लेम करते हैं मैंडेट चोरी हुआ, हु इज द बेनिफिशियरी नाउ? 2025, 26, 27, 28 जब भी आप करा लें इलेक्शन, चाहे पीटीआई जीते या कोई भी और जीते, अनफॉर्चुनेटली दोज हु आर अ ब्लू आइड बेबी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उन्हें कहीं ना कहीं उसका बेनिफिशियरी होगा। दूसरा, मलिक साहब जो बात कर रहे हैं, देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों लोग नहीं मानते। आपने अदलिया से वो पावर लेके ऑफिसर्स को दे दी, ब्यूरोक्रेसी के एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थे, जिनको अदलिया के ऊपर फिर भी टू सम एक्सटेंट, इवन हम बहुत नीचे हैं नंबर्स में, मगर फिर भी कोई एतमाद था, कोई रिलायबिलिटी थी, कोई लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करता था। मगर जो सिविल अफसरान को आपने दे दिया, वो तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते थे। सबको पता है इलेक्शन से पहले किस किस की पोस्टिंग ट्रांसफर कहां पे हुई, किसको क्या हल्के दिए गए और उन्होंने क्या किया। सो इलेक्शन कमीशन का किरदार बहुत मुतनाज़ है। अगला इलेक्शन भी ऐसा ही होगा अगर हुआ तो इसमें इसी इलेक्शन कमीशन के तहत होगा, इसी एस्टेब्लिशमेंट की बेस पे होगा, तो फिर हम यहां पे बैठे दोबारा उसी इलेक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे और उन्हीं लोगों के रोने रप्पे रो रहे होंगे कि जो उसको मान नहीं रहे और जो उसको मान रहे हैं। तो राणा साहब हम आगे किस तरह चलेंगे सर? मैं तो 9 मई से आगे लेके जा रहा था कि आगे चलें। नहीं, मैं आपके साथ उन दोनों धक्का लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो 9 मई से आगे क्यों नहीं जा सकते। भाई क्यों नहीं जाएंगे? अब जाएंगे आगे। अब तो सजाएं भी होगी सर। हाँ चले, क्लैरिटी आ रही है ना, डस्ट बैठ रही है, सजाएं हो गई, ये वो खत्म होगी ना कि जी वो बंदे पकड़े गए, क्यों नहीं सजाए और ये आप नाकाम हो गए, नहीं कर सकते। एक चीज आगे बढ़ गए, कदम हम आगे बढ़ गए। अब सिविल अदालतें, उनमें चीजें चली गई। अमेरिका का क्या रोल होगा सर ये आगे चीजें आप, क्योंकि जाहिर बात है अगला 1 महीना ना अमेरिका की तरफ सारा फोकस होना है मेरे ख्याल में। रिचर्ड ग्रेनेल जो है ना, वो एक किस्म का मुझे लग रहा है पाकिस्तान का वाइसरॉय बनता जा रहा है। नहीं, उसने ना बड़ी एक तेज चालाकी की है। जब तक इंग्लिश में वो कर रहा था ना ठीक था, वो जब उर्दू में करने शुरू हुआ ना, तो अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। अच्छा, पहले इंग्लिश में थी तो ऊपर से गुजर जाती थी, अब वो ट्वीट वो करता है उसमें रोमन उर्दू इंग्लिश में। हकीकी आज़ादी लिखा है उसने। हाँ जी, वो रोमन में। तो लेकिन इससे एक सवाल मंसूर साहब पैदा होता है कि यार हम इतने माड़ी कौम में, यार इतने घट गिरे हुए लोग हैं, एक बंदे की एक ट्वीट से क़यामत मच गई पाकिस्तान में। ठीक है, हम क्या करना चाहिए? वैसे तो हमें करना, अगर आइडियली मैं मुझसे पूछे तो मैं तो कहूंगा भाई हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर मैं मारूजी हालात देखूं तो मुझे पता है कि पहले अमेरिका, तो रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान में फैसले करवा लेगा। वो एक बारिश का पहला कतरा है। अभी अच्छा। तो पीछे बहुत कुछ आने वाला है। अच्छा। उसने कहा नहीं कि जो मुजवजा वजीर खारजा है वो क्या क्या बातें करने जा रहा है, और लोग नहीं सामने आ रहे आहिस्ता आहिस्ता। हमें इस बात को समझना होगा। और ये अमेरिका सर जो कुछ कर रहा है, ये सदके दिल से कर रहा है आपके ख्याल में? नहीं, यहाँ जो रीजन में आपकी जो हम इसे ले रहे पॉलिटिकल लड़ाई, वो इमरान खान उन्होंने फुप्पी दा पुत्र नहीं गा कि उन्होंने दिल्ली च एकदम ओदी मोहब्बत पैदा हो गई है कि वो हमारा कोई लाडला है, या वो इतने अच्छे हैं कि वो लोगों के पीछे क्यों कर रहा है? ये जो हमारे इस खित्ते के अंदर चीन की तरफ शिफ्टिंग, हमारी बहुत सारे और मामला जो है वो अपना वो इसको खोना तो नहीं चाहते यहाँ नहीं, तो वो उसके ज़हन में क्या ये चीज़ है कि इमरान खान को हम लेकर आएंगे तो ये पाकिस्तान को अमेरिकन ब्लॉक में वापस ले आएगा? मुझे नहीं पता, ला सकता है, यही वजह हो सकती है क्योंकि एक जगह एक ही हफ्ते के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से 4 पाबंदियां लगती हैं। हाँ। और साथ ही फिर वो कहते हैं रिलीज इमरान खान। लेकिन सर अगर आप ये दोनों चीजें इकट्ठी हजम नहीं होती, सुन लेना, सॉल्ट एंड पेपर। अगर फर्ज करें कि आने वाली इंतजामिया वो सारे मामला जिसमें बाइडन इंतजामिया ने ये रिजीम चेंज के हवाले से जो कुछ किया वो सामने ले आते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो फिर हम कहां खड़े होंगे? ये सारा सिस्टम कहां खड़ा होगा? ठीक है ना।
मेरा कहना यह है, मैं बतौर पाकिस्तानी ये यकीन रखता हूं कि यार हमें अपने पैरों पे अपने फैसले करने चाहिए, लेकिन जब मोर नाचे नाचे अपने पैरों को देखे तो रोने लगता है अपने पैर की गंद को देख के। हमें वो गंद नहीं करना चाहिए। अभी बहस हमारी चारों की क्या हो रही है, अच्छा जी इस्टेब्लिशमेंट ने फलों को किया, इस्टेब्लिशमेंट ने 18 में किया, अब 24 में भी करे। यार ये तो हमें सोचना चाहिए कि कब तक हम इसी तरह मरूने मिन्नत रहेंगे इदारों के या ताकतवरों के या अमरीकियों के, या चले अमरीकियों के करते हैं। अमरीकी है पाकिस्तानी फिल्मों की पुलिस, वो आती है वारदात के बाद। अच्छा, लेकिन जो सीन के अंदर चीजें चल रही होती हैं वो तो यहीं पे चल रही होती है। लेकिन ये इस फिल्मी पुलिस का मकसद सिर्फ थोड़े से वो होता है कि हमारा मकसद पूरा होना चाहिए, चाहिए। वो फिल्मी पुलिस का जो है ना उनको पता होगा, लेकिन ये वाली पुलिस जो है ये तो बंदे को मलिक साहब क्या अमेरिका सर क्या करने जा रहा है सर, क्या होने का, मतलब पूरी पाकिस्तानी हुकूमत को तैयार हो जाना चाहिए 20 तारीख को जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो फिर ऐसी की तैसी फिर जाएगी। आप मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी दबाव को ऐसा आएगा कि इमरान खान सबको रिहा कर दे। ये मुतालबात आते रहेंगे और इन मुतालबात की आड़ में अमेरिका इस रीजन के अंदर जो अपनी पॉलिसी चाहता है इस हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, मैं हुकूमत की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान के ऊपर अपना दबाव डालेगा। और वो दबाव ये डालेगा कि जैसे कि आपने देखा मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से वो आपके ऊपर दबाव डाल सकता है कि उसका अपना इंटरेस्ट है। अफगानिस्तान आज भी एक बड़ा इशू है, हम लोग समझते हैं शायद अफगानिस्तान। मुझे तो एक्चुअली फील होना शुरू हो गया कि ये जो अमरीकी मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस जो हैं वो बार बार इमरान खान का नाम ले लेके फ्री इमरान खान करे, यू एक्चुअली ब्रिंगिंग बैड रिप्यूट फॉर इमरान खान। मेरा इतनी ज्यादा बैठ के अमरीकी जो है, आप मुझे बताएं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के लिए इतनी तड़प जो है वो अमरीकी, मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं ये क्यों लॉबिंग फर्म हायर करती हैं अमेरिका में, पैसे देती हैं, पैसे दे के लॉबिंग करती हैं वहाँ पे, और माजी में भी लगे हुए थे, अब भी लगे हुए हैं। और पीटीआई ने ज़रा ज़्यादा फंडिंग इकट्ठी की है, इनके सपोर्टर बाहर ज़्यादा हैं, 2-3 बड़े नाम हैं जो सुबह से लेकर शाम तक यही काम करते हैं, कभी किसी से मिलते हैं कभी किसी से मिलते हैं। वो ये समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से, आप देखें ना इस किस्म के ऐलानात वहाँ अमेरिका में किए गए, उनकी तकारीर मौजूद हैं कि ट्रंप को आने दे, देखे इस हुकूमत की ऐसी तैसी करेगा, फौज की ऐसी तैसी करेगा, इमरान खान सबको रिहा कर देगा। उसकी वजह ये कि कौन वो कह रहे हैं इंसानी हकूक की बुनियादों पे हो रहा है। मैं अच्छा नहीं, मेरी गुजारिश है, सिग्नेटरी है ना, बाउंड है ना, आपका जीएसपी प्लस स्टेटस एट स्टेक है सर। जीएसपी प्लस स्टेटस के बगैर भी हम जिंदा रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि हम उससे मर जाएंगे, लेकिन बेनिफिशियरी तो है। मेरी गुजारिश ये है, मसला ये है कि साइफर भी एक ड्रामा था, ये ड्रामा का दूसरा हिस्सा है, ये पार्ट 2 है, ड्रामा पार्ट 2। अभी राना साहब बात कर रहे थे, एविडेंस आ गई, आपका एम्बेसडर बैठ के वहां से एक साइफर भेजता है अपने अजम्पशंस की बुनियाद पे, अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, अपनी कन्वर्सेशन की बुनियाद पे। सर उसने रिटर्न लिख के दिया था कि जब हम पाकिस्तान में अमेरिकी हुकूमत इसको इमरान खान साहब की हुकूमत को उठाना चाहते हैं। देखिए अमेरिका के अपने इंटरेस्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सर वो पब्लिक पोजीशन ले रहे हैं सर। देखिए मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वहाँ पे तो हमें नहीं पता ना, वहाँ पे हम ये हम एक assumptions में है, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अमेरिका की, पता नहीं एम्बेसडर ने उसको किस तरह प्रेज्यूम किया, पता नहीं साइफर के अंदर क्या लिखा था, आने के बाद, लेकिन ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है दे आर टेकिंग पब्लिक पोजीशन। साइफर आने के बाद ऊपर बैठ के वो ये सब कुछ कह रहे हैं कि रिलीज इमरान खान। साइफर आने के बाद सेक्रेटरी स्टेट से इमरान खान साहब मिलते रहे ना जी, उनको तकारीब भी बुलाते रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की साइफर के बाद इतनी लड़ाई थी तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहते नहीं जी आप मेरी हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ असल में अमेरिका के खिलाफ सौदा बिकता अच्छा है। आपने मजहबी जमातों में एक जमाने में बेचा, उन्होंने कहा गो अमेरिका गो, तो हुकूमत बेच ले। आज तो हुकूमत कहां से, ये हुकूमत बेच ले, ये वाली हुकूमत अगर अमेरिका के खिलाफ सौदा नहीं, मैं गुजारिश इसमें करूं, देखिए एक होती है रिस्पांसिबल सियासत, ठीक, अगर आप रिस्पांसिबल सियासत करेंगे तो आपको किसी भी मुल्क के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट देते हुए 100 बार सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नुसरत मलिक साहब, इसार राना साहब, शिराज हसनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, डिस्कशन बड़े मजे की थी, आई विश हमारे पास टाइम और होता। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।